हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे नाभिकीय भौतिकी का चैप्टर, जो कि राजस्थान बोर्ड में 15 चैप्टर है और सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर नंबर 13 है। और पार्ट नंबर 16 अपने इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 15 था, जो 15 नंबर पार्ट था इसका, उसमें अपने बुक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और बुक के क्वेश्चन वो वाले थे जो मैं आपको ऑलरेडी पीछे वाली वीडियोस में करवा चुका हूँ। वो सारे पार्ट मैंने उनमें से कट करके उसमें डाल दिए थे। लेकिन आज जो अपने करने जा रहे हैं वो है जो बुक के बचे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो अपने करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ बुक पार्ट सेकंड है ये आज। और आज इसमें अपने एक तो बहुचयनात्मक मतलब जो ऑप्शन वाले होते हैं, फिर अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए अपने करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले है जो आपका क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीपल बहुचयनात्मक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 बार आया हुआ है। एक बार तो शायद इसी साल आया था, ये 2020 में, और 1 साल ही पहले आया हुआ है। 2 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। तो देखो क्या है कि 92U238 यूरेनियम 238 आपको दिया हुआ है कि अंततः स्थायी नाभिक PB82206, यानी कि ये लेड होता है, लेड 82 इसका परमाणु क्रमांक और ये द्रव्यमान संख्या, इसमें क्षयित हो जाता है। तो आपको आपसे पूछा हुआ है कि क्षयित होने के प्रक्रम में, प्रक्रम मतलब प्रोसेस जो होती है, इसमें उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या क्रमशः है। मतलब कि जब आपका यूरेनियम किस में बदलता है, लेड में बदल जाता है। और आपको पता है कि जब एक पदार्थ दूसरे में बदलता है रेडियो एक्टिविटी की घटना में, तो अल्फा बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन होता है। अल्फा बीटा कण होते हैं और गामा किरणें होती हैं। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि अल्फा और बीटा कण कितने निकलेंगे जब ये इसमें बदलेगा। तो अब देखो, बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें कैसे करेंगे अपने, आप तरीका सीख लो। मैंने एक तो इसका बड़ा तरीका बताया हुआ है जिसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा भी कैसे करते हैं। फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए है। अगर आपको बोर्ड में आ गया तो आपको बड़ा तरीका लगाना पड़ेगा। तो देखो क्या है कि वी नो दैट एक अल्फा कण के उत्सर्जन से जो द्रव्यमान संख्या 4 और परमाणु क्रमांक 2 कम होता है। ये आपको पता है भी जब भी किसी तत्व से एक अल्फा कण निकलता है तो द्रव्यमान संख्या ए जो होती है वो 4 कम हो जाती है और जेड का मान कितना कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है, ठीक है ना। और बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, क्योंकि जो बीटा का मैंने बताया था ना, चिन्ह बताया था -1E0। तो आपने अभिक्रियाएं भी देखी होंगी कई, उनमें क्या होता है कि अपने जब इसका परमाणु क्रमांक दोनों तरफ कैसे होने चाहिए, सभी तत्वों के परमाणु क्रमांकों का योग सेम होना चाहिए। तो वो योग सेम करने के लिए अपने क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ा देते हैं जब भी बीटा कण निकलता है। और दूसरी चीज़ कि आपको जब तक ना दिया हो कि बीटा पॉजिटिव है या बीटा नेगेटिव है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि बीटा कण आपसे पूछा हुआ है, तो आपको हमेशा इसको बीटा नेगेटिव लेके चलना है, ठीक है ना। जब आपको क्वेश्चन में सीधा बीटा कण दे दें तो उसको बीटा नेगेटिव ही मानना है, बीटा पॉजिटिव नहीं मानना। बीटा पॉजिटिव के लिए आपको पॉजिट्रॉन अलग से दिया हुआ होगा। तो 2 बातें आपके याद हो गई भी। एक तो क्या है कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या आपको याद होनी चाहिए भी, कितनी कम होती है कितनी बढ़ती है जब अल्फा और बीटा कण निकलती हैं। ये अगर नहीं याद तो सारणी में देख लेना, जो आपको सारणी करवाई थी मैंने। तो अब देखो कि जो 2 तत्व ये वाले निकले हैं यहाँ पे 92U238 और 82PB206, इसमें जो द्रव्यमान संख्या में अंतर देखेंगे और फिर अपने परमाणु क्रमांक में अंतर देखेंगे। तो द्रव्यमान संख्या 238 में से 206 घटाएंगे तो दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या ए में परिवर्तन आ जाएगा, 238 - 206, मतलब 38 में से 6 गए 32, 32 आ गई। तो अल्फा कण देखो, जब भी आपका अल्फा और बीटा निकलेंगे तो अल्फा कण 2He4 होता है, 2He4 होता है, ठीक है। और बीटा कण जो भी होता है वो -1E0 होता है, बीटा कण जो होता है। और अगर मैं पॉजिट्रॉन की बात करूँ तो उसमें क्या आ जाता है, +1E0 आ जाता है, ये आता होता है। तो देखो दोनों ही, अगर मान लो बीटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं आता जब भी बीटा कण निकलता है। तो द्रव्यमान संख्या सेम रहती है। तो द्रव्यमान संख्या में चेंज किसके कारण आएगा, यहाँ पे अल्फा कण के कारण आएगा भी। अल्फा कण के निकलने से ही द्रव्यमान संख्या कम होगी, बीटा कण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा द्रव्यमान संख्या पर। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे कि जो ये 32 कम हुई है, ये क्या है कि अल्फा कणों के निकलने के कारण कम हुई है। तो अब इस 32 में अपने क्या करेंगे, एक अल्फा कण के कारण तो होती है 4 कम, और 32 किसके कारण कम हो जाएगी, 32 को 4 से भाग दे देंगे, मतलब 8 अल्फा कण इसमें से निकलेंगे,
समझ आया आपको? भी अल्फा कण जब भी आपको निकालने हो क्या करो, जो द्रव्यमान संख्याओं का अंतर आ रहा है उसको 4 से भाग दे दो, क्योंकि एक अल्फा कण के निकलने से द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है। तो 4 8 32 मतलब 8 अल्फा कण इस जो विघटन में निकलेंगे या बदले निकलेंगे। अब आती है बीटा कणों की बात, तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो अल्फा कण जब निकलता है तो अल्फा कण के निकलने से जो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में भी अंतर आता है। तो अब देखो दोनों तत्वों के अगर मैं परमाणु क्रमांक में बात करूं तो जो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है वो 92 है और लेड का जो परमाणु क्रमांक है वो 82 है। तो मतलब टोटल जो परमाणु क्रमांक आता है इसमें अंतर वो आता है 10। लेकिन देखो अगर 8 अल्फा कण निकल रहे हैं तो एक अल्फा कण से तो आते हैं 2 कम होती है, जो परमाणु क्रमांक होता है 2 कम होता है। तो 8 अल्फा कणों से तो कितना कम होना चाहिए था? 16 कम होना चाहिए था। लेकिन कम हुआ कितना? 10 ही कम हुआ। मतलब कि जो ये 6 का अंतर आ रहा है, ये 6 जो परमाणु क्रमांक बढ़ाया किसने? ये वाला जो परमाणु क्रमांक है बीटा कणों ने बढ़ाया। क्योंकि आपको पता है कि जब भी बीटा नेगेटिव कण निकलता है तो वो जो आपका नया तत्व बनता है उसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। तो देखो अल्फा कण तो क्या करता है 2 घटा देता है, 2 को क्या कर देता है? घटा देता है। और बीटा कण जो परमाणु क्रमांक होता है उसको 1 बढ़ा देता है। तो यही है कि दोनों के रिजल्ट के कारण अपने को जो द्रव्यमान परमाणु क्रमांक में अंतर वो 10 मिला। तो देखो होना तो अल्फा कण के कारण कितना चाहिए था? 16 कम होना चाहिए था। लेकिन 6 कौन बढ़ा रहा है? यहाँ पे बीटा कण बढ़ा रहे हैं। तो वही है कि परंतु अल्फा कण 8 अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक 16 कम होना चाहिए था, परंतु यह 10 ही कम है। अतः 16 माइनस 10 6 परमाणु क्रमांक बीटा कणों द्वारा बढ़ाया गया। तो बीटा कणों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। समझ आया? पूरी डिटेल से आपको मैंने बताने की ट्राई की है भी कैसे करना है इसको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब डायरेक्ट फार्मूला क्या है कि डायरेक्ट फार्मूला जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए है कि अल्फा कणों की संख्या जब भी आपको निकालनी हो तो जो भी 2 तत्व आपको दिए हुए हों उन दोनों की द्रव्यमान संख्याओं का अंतर निकाल लो और उसको 4 से भाग दे दो। यही किया आपने, तो ये तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा भी सकते हो यहाँ पे। और बीटा कणों की जब भी आपको संख्या निकालनी हो, ये वाली बीटा कणों की संख्या किसकी है? बीटा नेगेटिव के लिए है ये वाला जो फॉर्मूला है। जब भी आपको सीधा बीटा कण आ जाए तो आप क्या करोगे? 2 गुणा अल्फा कणों की संख्या और माइनस में दोनों तत्वों के परमाणु क्रमांकों का अंतर। मतलब अल्फा कणों की संख्या को 2 से गुणा करके और उसमें से दोनों तत्वों की जो परमाणु क्रमांकों का अंतर है वो घटा दोगे। जैसे ऊपर आ रहा था भी अल्फा कण तो कितने आ रहे थे? 8 आ रहे थे, उसको 2 से गुणा करो तो 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया। और दोनों तत्वों के जो परमाणु क्रमांकों का अंतर है वो कितना हो गया? -10। तो मतलब कितने आ गए? 6 अल्फा कण इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया आपके पास। तो 8 और 6 इसका आंसर आ जाएंगे, मतलब डी आंसर हो जाएगा इसका। एक चीज़ और, आपकी बुक में आंसर भी बहुत गलत दिए हुए हैं, ठीक है ना? जो आंसर मैं आपको यहाँ करवाऊंगा वो सही होंगे, उसको बुक में सही कर लेना आप। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन है कि एक ड्यूट्रॉन व अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जाएं क्रमशः x1 और x2 है। भी एक ड्यूट्रॉन दिया हुआ है, मतलब ड्यूट्रॉन क्या होता है? 1h2 होता है, ठीक है। और एक अल्फा कण दिया हुआ है, तो अल्फा कण क्या होता है? 2He4 होता है। तो इन दोनों की क्या दी हुई है आपको? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जाएं दी हुई है x1 और x2, मतलब इसकी x1 और इसकी x2 है। तो संलयन अभिक्रिया, ये एक अभिक्रिया करते हैं संलयन 1H2 + 1H2 2He4 और साथ में Q। तो मुक्त ऊर्जा Q का मान कितना होगा? जो विघटन ऊर्जा होती है, या यहाँ पे इसको संलयन ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि संलयन हो रहा है तो संलयन ऊर्जा, जब विघटन हो रहा था विखंडन हो रहा था तो उसको विखंडन ऊर्जा कह देते थे। तो Q का मान क्या होगा? तो आपको पता है कि ये वाला Q कब मिलता है अपने को? जब आपका उत्पादों का द्रव्यमान क्रियाकारकों के द्रव्यमान से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इन दोनों के द्रव्यमान को घटा के c² से गुणा करते हैं तो वो आ जाता है आपके पास विघटन ऊर्जा। अब अपने को ऊर्जा डायरेक्ट ही दी हुई है, यहाँ पे आपको c² से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो है ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन और ये x2 है अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन, मतलब एक न्यूक्लियन की ऊर्जा है ये, ठीक है ना? तो अगर आपको इसकी कुल ऊर्जा निकालनी हो, बंधन ऊर्जा अगर इसकी निकालनी हो, ये तो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, अगर ओनली बंधन ऊर्जा निकालनी हो ड्यूट्रॉन की तो इसमें न्यूक्लियन है कितने टोटल? 2 हैं। ये न्यूक्लियन ही होते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल संख्या न्यूक्लियन होते हैं। तो 2 × x1 इसकी क्या हो जाएगी? बंधन ऊर्जा हो जाएगी ना ड्यूट्रॉन की। तो ये तो क्या है? प्रति न्यूक्लियन है x1 तो, और पूरे ड्यूट्रॉन की निकालनी है तो 2x1 हो जाएगी।
और अल्फा कण में देखो कितने न्यूक्लियन है टोटल, अल्फा कण में है 4 न्यूक्लियन है टोटल, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा कितनी है, x2 है, मतलब प्रति न्यूक्लियन तो क्या होता है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की ऊर्जा। तो 4 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4x2 हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर अभिक्रिया की बात करूं तो यहाँ पे 2 ड्यूट्रॉन है आपके पास, तो 2 ड्यूट्रॉन होते हैं। देखो एक ड्यूट्रॉन की जो बंधन ऊर्जा आ रही है टोटल वो 2x1 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2x1 प्लस 2x1, और इधर कितनी हो जाएगी 4x2, क्योंकि इधर तो एक ही अल्फा कण है, तो एक ही अल्फा कण की टोटल बंधन ऊर्जा 4x2 हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना होगा, मुक्त ऊर्जा क्यू निकालनी है। तो ये क्यू तब निकलती है क्योंकि इसकी जो बंधन ऊर्जा है वो इन दोनों से क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा है तो बंधन ऊर्जा भी ज़्यादा ही होगी। तो बंधन ऊर्जा ज़्यादा होगी तो मतलब 4x2 में से अपने क्या कर देंगे, ये वाला माइनस कर देंगे, जो अभिक्रिया क्रियाकारकों वाली साइड है, माइनस में 4x1 आ जाएगा। तो 4 कॉमन आ जाएगा और आपका आंसर आएगा x2 माइनस x1 आ जाएगा। और बुक में देख लेना, ये ऐसा कोई आंसर नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन देख लो, समझा मैंने दिया, क्योंकि x1 और x2 प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है यहाँ, तो मैं इसमें c² विद्यमान है, आपको c² से गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन संलयन या विखंडन में मुक्त ऊर्जा क्यू इस कारण प्राप्त होती है क्योंकि उत्पादों का द्रव्यमान क्रियाकारकों से अधिक होता है। तो मुक्त ऊर्जा क्या करेंगे, उत्पादों की जो बंधन ऊर्जा आ रही है, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये डेल्टा ई बी बार ना आके डेल्टा ई बी आएगा, बार को काट देना, ये आप मैंने प्रति न्यूक्लियन के हिसाब से लगा दिया, तो कुल बंधन ऊर्जा आ जाएगी। तो कुल बंधन ऊर्जा अल्फा कण की और कुल बंधन ऊर्जा 2 ड्यूट्रॉनों की, तो दोनों का माइनस क्या आ जाएगा आंसर, 4x2 माइनस 4x1 आंसर। आपको बुक दिखा देता हूँ मैं। तो देखो बुक में ये वाला रहा 8वां क्वेश्चन, तो 4x2 माइनस x1 वाला कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, x1 प्लस x1 लिख रखा है, x1 2x2, तो कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो आपका आंसर आ रहा है वो आप आंसर लिखो बस, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है 10वां क्वेश्चन, तो इसमें देखो क्या है कि 40% दक्षता वाली, अब ये क्वेश्चन भी नया है बिल्कुल, 40% दक्षता वाली एक नाभिकीय भट्टी में 10 की पावर 14 विघटन प्रति सेकंड हो रहे हैं। यानी दक्षता क्या होती है भी, आपने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट दे रही है वो चीज़ अपने को, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो भी, उसमें विघटनों की संख्या है, जो विघटन की दर है वो अपने को 10 की पावर 14 विघटन पर सेकंड दे रखा है। ये विघटन की दर ही होती है, ये विघटन की दर का मात्रक होता है। तो यदि प्रति विखंडन ऊर्जा 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो भट्टी का शक्ति निर्गम है, मतलब कि अपने भट्टी को जितना क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट अपने को उसका 40% मिल रहा है। भाई मान लो आपको कह दें भी, जो बिजली घर है, एक बिजली घर है, ये तो बिजली घर हो गया, और ये यहाँ पे अपना घर हो गया जो घरों में बिजली आती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है कि अगर मान लो यहाँ से 100 एम्पियर की बिजली आ रही है, करंट आ रहा है 100 एम्पियर का, तो 40% दक्षता का क्या मतलब है भाई, अपने घरों तक पहुँचते पहुँचते ये कितना रह जाएगा, 40 एम्पियर रह जाएगा। मतलब इनपुट पे यानी स्टार्टिंग में जो करंट मिल रहा है, आउटपुट में लास्ट में उसका क्या रह रहा है, 40% रह रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है भी, एक जो नाभिकीय भट्टी है ना, जितनी ऊर्जा अपने इसको देते हैं यानी जितना मटेरियल देते हैं उसका अपने को 40% रिजल्ट ही देती है, बाकी वेस्ट चला जाता है 60% जो होता है। भी जितना पदार्थ आप दे रहे हो उससे जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए उसका 40% ही मिलती है, बाकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो अपने को क्या है कि ऐसे निकालना है भी, उसका भट्टी का शक्ति निर्गम क्या होगा। अब निर्गम होता आउटपुट, भी आउटपुट होगा कितना इसका, आपको दिया हुआ है कि एक विखंडन से जो ऊर्जा अपने को 250 मेगा इलेक्ट्रॉन की मिलती है, तो अपने को भट्टी कितना देगी, ये तो टोटल है एक विखंडन से, तो अपने को मिलेगा कितना, ठीक है, वो निकालना है। तो अब देखो विघटन की दर dN/dt होती है, वो 10 की पावर 14 विघटन पर सेकंड है, मतलब कि एक सेकंड में 10 की पावर 14 विघटन हो रहे हैं या विखंडन हो रहे हैं। विखंडन या विघटन एक ही बात है, विघटन का मतलब भी टूटना होता है और विखंडन का मतलब भी टूटना होता है। तो एक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा तो 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आपको आंसर देखो किस में दिया हुआ है,
वॉट में दिया हुआ है, ठीक है ना, KW मतलब किलो वाट, और वाट होता है SI मात्रक। तो अपने को जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको SI मात्रक में चेंज करना पड़ेगा। तो 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा को चेंज करने के लिए 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में चेंज करते हैं तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इतने जूल आपके क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। एक विघटन या एक विखंडन से अपने को इतनी ऊर्जा मिलती है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सेकंड में होते कितने विखंडन हैं, 10 की पावर 14 विखंडन हो जाते हैं या विघटन हो जाते हैं। तो मतलब एक विखंडन से इतनी मिलती है, तो 1 सेकंड में जो अपने को या एक विघटन से जो शक्ति अपने को प्राप्त होगी वो कितनी होगी। अपने क्या करेंगे, देखो क्या दिया हुआ है कि एक विखंडन या विघटन से प्राप्त ऊर्जा तो अपने को इतनी मिल गई। अब अपने को निकालनी है पावर। तो पावर क्या होती है, 1 सेकंड में किया गया कार्य या 1 सेकंड में ऊर्जा। पावर यही होती है जो आपने शक्ति का मात्रक पिछली बार क्या पढ़ा था, P = W/T, जूल पर सेकंड ये होता है, ठीक है भी। 1 सेकंड में अपने को जितना भी ऊर्जा मिलती है या जितना किया गया कार्य होता है उसको शक्ति बोल देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है भी, ये तो क्या है, एक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा है। अब 1 सेकंड में विखंडन हो कितने रहे हैं, इतने। तो 1 सेकंड में ऊर्जा कितनी, 1 सेकंड में जो ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी। तो क्या होगा, प्राप्त ऊर्जा और इनटू में क्या आ जाएगा, विघटन की दर, शक्ति आ जाएगी। तो 10 की पावर 14। देखो अब देखो, आप में से कई सोच रहे होंगे भी सर आपने किया तो गुणा है, लेकिन मात्रक शक्ति कैसे बन गया। तो अब देखो ये तो था जूल, यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक क्या था, जूल था, और विघटन की दर का मात्रक क्या है, विघटन पर सेकंड। तो जूल और विघटन पर सेकंड को, तो विघटन तो संख्या है एक, विघटन कोई ऐसे नहीं भी किसी चीज़ का मात्रक है। विघटन क्या है, ओनली संख्या है। मतलब अपने को ये बता रहा है भी यहाँ 10 की पावर 14 विघटन, मतलब 10 की पावर 14 परमाणु विखंडित हो रहे हैं हर सेकेंड में। तो 10 की पावर 14 से अपने क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, और साथ में मात्रक आ जाएगा जूल पर सेकंड, जो कि क्या होता है, वाट होता है। तो ऑटोमेटिक से शक्ति आ जाएगी। तो ये अपने पास आ गई शक्ति, एक विघटन नहीं, 1 सेकंड में प्राप्त शक्ति। सॉरी यहाँ पे लिखना था 1 सेकंड में। जब आपको पढ़ाता हूँ ना तभी मेरी गलतियाँ निकलती हैं। 1 सेकंड में प्राप्त शक्ति, इसको मैं नोट्स में सही कर दूंगा, जो आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा ना उसमें सही कर दूंगा इस दोनों चीज़ों को। तो आप यहाँ 1 सेकंड में प्राप्त शक्ति लिखना, प्राप्त ऊर्जा गुणा विघटन की दर, तो इसको 10 की पावर 14 से गुणा करना। अब आगे कैलकुलेशन है भी, देखो 6 और 14 और 6 20 पावर होगी, और 10 की पावर -19 ये है, तो 10 की पावर 1 बचा, और 250 को जब आप 1.6 से गुणा करोगे तो ये 400 आ जाएगा, और 400 को जब आप 10 से गुणा करोगे यहाँ पे, क्योंकि पावर 1 बची 10, तो 4000 वाट आ जाएगा, या फिर 4 किलो वाट आ जाएगा। अब 4 किलो वाट तो अपने को पूरी 100% शक्ति मिल रही है 1 सेकंड में। अब अपने को आउटपुट कितना मिल रहा है, इसका 40% मिल रहा है। कितना मिल रहा है, इसका 40%। तो इस 4 किलोवाट का अपने 40% निकालेंगे, तो 4 × 40/100, तो कितना आ जाएगा, 1.6 किलोवाट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो भाई थोड़ा सा ये टफ था न्यूमेरिकल, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार करोगे तो आपको आराम से ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा समझ के चलना है इसको भी, कैसे यूनिट लेनी है, कैसे सब कुछ लेना है, आराम से समझ आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आता है कि बीटा क्षय में इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति है। भी बीटा नेगेटिव क्षय आपको दिया हुआ है, बीटा नेगेटिव जो क्षय होता है उसमें इलेक्ट्रॉन किस कारण उत्पन्न होता है। तो देखो क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, परमाणु की आंतरिक कक्षा से, नाभिक में विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों से, नाभिक में न्यूट्रॉन के विघटन से, और सभी नाभिक क्षयित होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। आपने पढ़ा है बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव में, मैंने आपको बताया था कि एक में तो प्रोटॉन विघटित होके और न्यूट्रॉन और अपने को पॉजिट्रॉन मिलता है, ठीक है, और दूसरे में न्यूट्रॉन विघटित होके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देता है अपने को। तो बीटा नेगेटिव जो क्षय होता है उसमें ये समीकरण मैंने आपको लिखवाई थी, बीटा नेगेटिव क्षय में, ठीक है, बीटा नेगेटिव क्षय में। तभी मैंने कहा था कि जो बीटा नेगेटिव क्षय होता है तो ये प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, और ये अपने जो उत्पाद नाभिक है उसमें जुड़ के और उसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ा देता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होती है। तो इस कारण न्यूट्रॉन जब विघटित होता है तो उससे क्या मिलता है, अपने को इलेक्ट्रॉन मिलता है इसमें बीटा नेगेटिव क्षय में। तो ये सही आंसर इसका सही हो जाएगा, नाभिक में न्यूट्रॉन के विघटन से। समझ आया। अब नेक्स्ट क्या है कि एक माध्य आयु में क्या होता है, माध्य आयु में
आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आधे सक्रिय नाभिक क्षयित होते हैं, आधे से अधिक क्षयित होते हैं, आधे से कम क्षयित होते हैं, या सभी नाभिक क्षयित होते हैं। कौन सा आंसर सही है इसमें से? तो आप पहले आपको मध्य आयु की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो देखो, दो आयु थी, एक अर्ध आयु थी, एक मध्य आयु थी। अर्ध आयु में तो आधे नाभिक विघटित होते थे, लेकिन मध्य आयु में मैंने आपको बताया था कि मध्य आयु वो टाइम होता है जब नाभिक अपनी प्रारंभिक संख्या का 63.8% विघटित हो जाते हैं, और इसमें आ जाएगा 36.2% नाभिक इसमें क्या रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। ठीक है, यही लिखवाई थी आपको परिभाषा। तो देखो, प्रारंभिक संख्या का 63.8% विघटित हो जाते हैं एक माध्य आयु में। तो ये क्या है, आधे से ज़्यादा या कम है? तो आधे से ज़्यादा या आधा तो कितना हो गया, 50% हो गया। तो 50% से ज़्यादा है, तो मतलब क्या है कि आधे से अधिक क्षयित होते हैं। मतलब ये बी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो आपको अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें दी हुई हैं। तो देखो, वैसे तो आप विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में डिटेल से 17वें चैप्टर में पढ़ोगे, तब आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ चैप्टर में विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहा गया है? गामा किरण को कहा गया है। तो इस चैप्टर के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, गामा किरण। यही होती है विद्युत चुंबकीय, क्योंकि यह प्रकाश के वेग से गति करती है। ठीक है। फिर 15वां क्वेश्चन क्या है इसमें कि 10 Ni नियॉन दिया हुआ है आपको, 10 नियॉन, और ऊपर 22 इसका क्या है, द्रव्यमान संख्या है। नाभिक ऊर्जा अवशोषित करने के बाद 2 अल्फा कणों व अज्ञात नाभिक में क्षयित हो जाता है। तो अज्ञात नाभिक कौन सा है आपको निकालना है? ऑक्सीजन है, बोरोन है, सिलिकॉन है, या फिर कार्बन है, आपको निकालना है। तो देखो कि नियॉन में से क्या निकले, 2 अल्फा कण निकले। तो नियॉन का जो आपका परमाणु क्रमांक है इसका 10 है, तो 1 अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है। तो 2 अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा। 4 कम होगा, ओनली अल्फा कण कहे हुए हैं। तो 10 में से जब परमाणु क्रमांक 4 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6। और 6 किस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है? छठे नंबर पर कौन आता है आवर्त सारणी में? कार्बन आता होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा कार्बन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि परमाणु क्रमांक 10 - 2 × 2, क्योंकि 2 अल्फा कण इसमें से निकल रहे हैं, तो 6। और द्रव्यमान संख्या भी मैंने निकाल दी यहाँ पे कि 22 में से अपने 4 द्रव्यमान संख्या 1 अल्फा कण से कम होती है। तो 2 अल्फा कणों के निकलने से टोटल द्रव्यमान संख्या कितनी कम हो जाएगी, 8 कम हो जाएगी। तो 22 में से 8 गया, कितने रह गए, 14 रह गए। तो वो नाभिक कौन सा हो जाएगा, 6C 14 हो जाएगा, मतलब कार्बन आ जाएगा। आपको तो इतना ही पूछा हुआ है, तो ये तो मैंने चलो निकाल दिया। आपसे ओनली यही पूछा हुआ है कि कौन सा तत्व है, तो कार्बन आ जाएगा। तो ये थे आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, और इसमें भी आंसर सही कर लेना। जो आंसर मैंने करवाए हैं वो सही हैं, जो बुक में लगे हुए हैं अगर आपको उसमें डाउट लगे तो मेरे वाला आंसर सही होगा, क्योंकि मैंने सारे कन्फर्म करके सही किए हुए हैं। अब आते हैं अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन वैसे आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन रिवाइज के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ सारे। ठीक है, नए क्वेश्चन तो इसमें 2-3 ही हैं, बाकी सारे आपने पढ़े हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन पहला आपने ऑलरेडी कर चुके हैं कि 1U द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो। तो 1U द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। यही होती है 1U द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा। लेकिन अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे भी सर आपने तो ये लिखवाया था भी 931, और साथ में लिखवाया था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटा में C², ये चीज़ लिखवाई थी मैंने। तो ये क्या है, 1U द्रव्यमान के तुल्य है, ये ऊर्जा नहीं है यहाँ पे अब, क्योंकि आपने C² से भाग दे दिया इसको। तो ऊर्जा तो क्या होती है कि जब आप द्रव्यमान को C² से गुणा करते हो, तो आपने तो दोबारा भाग दे दिया C² से इसको, तो C² से C² कैंसिल हो गया। तो अब ये बचा ओनली द्रव्यमान, मतलब कि द्रव्यमान को कन्वर्ट करने के लिए ये सूत्र था। लेकिन अगर आपसे ऊर्जा पूछेगा तो ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखनी है, बटा C² नहीं लिखना है, यहाँ पे गलत हो जाएगा वो। तो आपको जब भी आ जाए भी 1U द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा लिखो, तो वो आ जाएगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो 1U क्या होता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में चेंज करने के लिए होता है, ना कि उसको ऊर्जा कह देंगे अपने। तो ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगी। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि कोई नाभिक बीटा क्षय के उपरांत अपने समस्थानिक या समभारिक किस में बदलता है? तो बीटा क्षय भी अपने ऊपर डिस्कस किया था कि बीटा क्षय में या तो ये होता है पॉजिट्रॉन निकलता है, या फिर क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है एक। तो दोनों में ही जो द्रव्यमान संख्या उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ए का मान क्या रहता है, सेम, क्योंकि दोनों में 0 आता है।
तो ए का मान सेम रहने से देखो, आप चाहे तो पॉजिट्रॉन निकले, पॉजिट्रॉन में तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक एक कम होगा, और अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, बीटा नेगेटिव निकलता है, तो एक बढ़ेगा, मतलब परमाणु क्रमांक तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या चेंज नहीं होगी। तो वो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग और द्रव्यमान संख्या सेम हो, उसको क्या बोल देते हैं अपने, समबारिक कह देते हैं। तो समस्थानिक या समबारिक में से कौन सा होगा, समबारिक होगा। समस्थानिक तो वो होते हैं जिनके लिए जेड का मान सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जेड चेंज होता है जब भी बीटा कण आपका निकलता है। तो समझ आया, समबारिक इसे कहेंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है कि अल्फा व बीटा कणों में से किसका स्पेक्ट्रम विविक्त होता है, मतलब बिखरा हुआ होता है। तो मैंने आपको बताया अल्फा किरणों का, क्योंकि अल्फा कण जो निकलते हैं या अल्फा किरणें निकलती हैं तो उनका क्या होता है, ऊर्जा अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो उनका जब ग्राफ बनाते हैं तो वो टूटा फूटा ग्राफ मिलता है अपने को, किसी अल्फा कण की ऊर्जा इतनी होगी, किसी की इतनी होगी, किसी की इतनी, किसी की इतनी। तो ऐसे क्या है, लगातार ऊर्जा नहीं मिलती अपने को। अब नेक्स्ट क्या है, पांचवा, कि विखंडन की कौन सी श्रृंखला पर परमाणु भट्टी आधारित है। ये आपने पढ़ा है कि परमाणु भट्टी में कौन सा विखंडन होता है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। तो वही लिखा है मैंने कि विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर परमाणु भट्टी क्या होती है, आधारित होती है। अनियंत्रित पर कौन सा होता है, परमाणु बम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है कि परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में काम आने वाले किसी एक पदार्थ का नाम लिखो। तो मंदक के रूप में क्या काम आता है, ग्रेफाइट आता है, या फिर बारी जल, या एक बेरिलियम ऑक्साइड भी होता है, वो भी काम आता है। वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, अलग से आपको अगर लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु कैपिटल टी और क्षयांक लैम्डा में संबंध लिखो। तो अर्धायु का सूत्र क्या था, टी हाफ, मैंने आपको बताया था क्या होता है कि 0.693 बटा लैम्डा होता है, और आपकी बुक में मैंने कहा था कि टी हाफ को कैपिटल टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल टी के हिसाब से मैंने लिखा है 0.693 बटा लैम्डा, जो अर्धायु का सूत्र होता है। अब नेक्स्ट है आठवां, सक्रियता की एसआई इकाई क्या है। तो सक्रियता क्या बताई थी, सक्रियता बताई थी मैंने विघटन पर सेकंड, और इसकी एसआई इकाई बैक्यूरल होती है, बैक्यूरल होती है, बी क्यू से इसको लिखते हैं, ठीक है। 2-3 इकाइयाँ थी इसकी, दोबारा देख लेना आप, 2-3 इकाइयाँ थी। जब भी आप देखो ऐसे क्वेश्चन देखो ना, तो उस टॉपिक को थोड़ा सा उठा के देख लिया करो, वो वाला पेज खोल के, इससे रिवाइज हो जाता है वो सारा टॉपिक जहाँ पे आपने इसको लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है कि 4 अर्धायु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा शेष रहेगी। ये आ गया अभी क्वेश्चन, जो यानी कि बढ़िया क्वेश्चन जिसको अपने बोलते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया आपको ये क्वेश्चन किए हुए, ठीक है ना। अब अपने करते हैं इसको। देखो समय टी आपको दिया हुआ है 4 अर्धायु काल के बराबर, यही दिया हुआ है आपको 4 अर्धायु काल। तो जो टी होगा वो 4 इंटू टी हाफ के बराबर हो जाएगा। जब समय टी होता है वो 4 अर्धायु काल के बराबर दिया हुआ, तो 4 गुना टी हाफ, ठीक है। अब ये मैंने सूत्र बताया था कि जब भी आपको अर्धायु काल का सूत्र आ जाए तो ये वाला सूत्र आपको लगाना है। समझ आया, अगर नहीं आया तो कॉपी उठाओ और अर्धायु काल वाला टॉपिक देखो, उसमें आपको ये वाला फार्मूला स्पेशली मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल में यही फार्मूला बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो अब टी तो यहाँ पे होता है कुल समय और टी हाफ होता है अर्धायु काल। तो अब अपने को टी का मान दिया हुआ है 4 टू टी हाफ, तो 4 टी हाफ इसकी जगह रख देंगे, बाकी वैसा का वैसा। तो 4 टी हाफ बटा टी हाफ, तो टी हाफ से ये वाला टी हाफ कैंसिल, तो 1/2 की पावर बची 4। तो 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16। तो n का मान यहाँ से जब अपने निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n0 इधर गुणा में चला जाएगा, ये वाला, ये देखो यहाँ गुणा में आ गया, तो ये हो जाएगा n0/16। तो n0/16। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन में पूछा है कितनी प्रतिशत मात्रा शेष रहेगी। n क्या होती है, बचे हुए नाभिकों की संख्या या अविघटित नाभिकों की संख्या होती है, ठीक है ना। तो n सक्रिय नाभिकों की संख्या आपसे पूछा हुआ कितनी बचेगी, तो अपने n0/16 को किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। और जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना हो, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा भाई 1/2 है, इसको आपने प्रतिशत में चेंज करना है, तो इसको क्या करते हो, 100 से गुणा कर देते हो, यही करते थे ना, ये आ जाता था 50%। इसी तरह अगर आपको कह दें भी 1/3 है, इसको प्रतिशत में चेंज करो, तो इसको जब आप 100 से गुणा करते थे तो ये आता था 33 सही 1/3%, यही आता था ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आपको इस n0/16 मतलब 1/16 को प्रतिशत में चेंज करना है। तो गुणा किससे करोगे, 100 से। तो 16 से जब आप 100 को काटोगे तो 16 × 96,
फिर 4 बचा, 4 के साथ 0 लग जाएगी तो 16 दूना 32, फिर 8 बचा और 16 पाँजा 80। तो 6.2% ऑफ N0, यानी N0 का 6.25%, यानी 6.25% मात्रा इसमें क्या रहेगी, शेष रहेगी 4 अर्धायु काल के बाद। तो आंसर आ गया आपके पास, आसान सा ही था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फिर 10वां क्वेश्चन देखो क्या है कि सूर्य से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कौन सी अभिक्रिया उत्तरदायी होती है। भी सूर्य से अपने को ऊर्जा किस अभिक्रिया के कारण मिलती है, तो नाभिकीय संलयन या ताप नाभिकीय संलयन इसको कह देते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्या है 11वां क्वेश्चन कि एक रेडियो एक्टिव तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या 218 है और परमाणु क्रमांक 84 है, बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो विघटन के पश्चात तत्व की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक होगा। आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं है। द्रव्यमान संख्या मैंने आपको कहा था कि द्रव्यमान संख्या बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो द्रव्यमान संख्या इसमें क्या होगी आपकी, वही रहेगी। ये गलत लिख दिया, देखो गलतियाँ आपके सर से भी होती हैं, ठीक है ना, आपने तो करनी है, आपके सर से भी हो जाती हैं। तो देखो बीटा नेगेटिव कण उत्सर्जित करता है, तो मैंने आपको कहा था कि बीटा नेगेटिव का जब उत्सर्जन करेगा तो द्रव्यमान संख्या यही रहेगी 218, और परमाणु क्रमांक क्या होता है बीटा नेगेटिव के उत्सर्जन के पश्चात 1 बढ़ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 85। समझ आ गया, 85। तो बीटा नेगेटिव कण का ये क्या करता है, उत्सर्जन करता है, तो क्या आ जाएगा बीटा नेगेटिव -1 E0 होता है। तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है और द्रव्यमान संख्या वही रहती है 218, और 85 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। भाई लिख लेना, ये आपको दोबारा आज के लिए सॉरी बोलता हूँ, पता नहीं क्या हुआ, ये नोट्स बनाने लगे, दिमाग कहीं और होगा, तभी आंसर क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है ना, यही होता है जब आप ध्यान नहीं देते हो, इससे आपको सीखना चाहिए कि देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो ऑटोमेटिक गलत हो गया ये। ऐसे नहीं, ऐसे तो है नहीं भी मेरे को नहीं आता, आता तो है, 1 साल हो गया, 2-3 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो ये चीज़ें क्या हैं, फ्लो में हो जाती हैं। तो फ्लो में होते हैं अपने क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और वो कॉन्फिडेंस अपने को ख़राब कर जाता है। चलो कॉन्फिडेंस तो बढ़िया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अपने को ख़राब करता है। तो तभी क्या है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को करो, ध्यान लगा के करो, उसको भी उसमें दिया गया हुआ। अब मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरे से गलत हो गया, समझे। तो अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि क्या गामा क्षय के बाद नाभिक की द्रव्यमान संख्या में हानि होती है। गामा क्षय के बाद, तो गामा क्षय में मैंने आपको बताया था कि ना ही तो द्रव्यमान संख्या चेंज होती है, ना ही उसका परमाणु क्रमांक चेंज होता है, तो इसका मतलब ये अपरिवर्तित रहेगी। फिर नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है आपके पास कि लोहे अथवा शीशे के नाभिक में से किस से एक न्यूक्लियन बाहर निकालना अधिक आसान है। तो ये देखो, ये क्या क्वेश्चन है। अब देखो आपको पता है कि न्यूक्लियन को निकालने के लिए अपने को जितना ऊर्जा देनी पड़ती है वो उसकी बंधन ऊर्जा होती है, या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अपने को बोल देते हैं उसको। तो अब आपको बंधन ऊर्जा या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नहीं दी हुई यहाँ पे, ना ही तो लोहे की दी हुई है और ना ही शीशे की दी हुई है। लेकिन आपको एक चीज़ पता है इसमें कि जो लोहा होता है Fe होता है, इसकी जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा होती है, चाहे जितने भी तत्व है आवर्त सारणी में, जितने तत्व है उन सब में से ज़्यादा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किसकी होती है, लोहे की होती है, फेरस की होती है, आयरन की। तो अब लोहे और शीशे में से जिसकी बंधन ऊर्जा ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा स्थायी होगा, मतलब उसमें से एक न्यूक्लियन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी अगर आपको बाहर निकालना है। तो शीशे की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम है, लोहे की ज़्यादा है, तो शीशे से एक न्यूक्लियन को निकालना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, क्योंकि लोहे व शीशे में लोहे की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सभी तत्वों में अधिकतम होती है, वह शीशे की लोहे की तुलना में कम होती है, जो शीशे की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है। अतः शीशे से एक न्यूक्लियन बाहर निकालना क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, सीधा नहीं होगा ये क्वेश्चन, आप सोचने लग जाओ भी कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिमाग लगाने वाला है, भाई सारे क्वेश्चन ही दिमाग लगाने वाले होते हैं। किसी नाभिकीय विखंडन में नाभिक मध्यवर्ती द्रव्यमानों के असमान द्रव्यमान के दो नाभिकों में टूटता है। नाभिकीय विखंडन होता है, कोई आपका बड़ा नाभिक है और वो बड़ा नाभिक किस में टूट जाता है, दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। अब आपको कहा है कि दोनों असमान द्रव्यमान के हैं। असमान द्रव्यमान मतलब कि एक तो
थोड़ा छोटा है और दूसरा क्या है थोड़ा बड़ा होगा। जैसे मैंने आपको बेरिलियम और क्रिप्टॉन बताया था, तो बेरिलियम का तो द्रव्यमान संख्या होती है 141 और क्रिप्टॉन की 92, तो सेम तो नहीं होती। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि जो दो नाभिकों में से टूटता है तो दोनों में से किसकी हल्के या भारी की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। भाई कौन सा नाभिक है, भाई दो, एक तो हल्का नाभिक है और एक भारी है, तो इसमें से गतिज ऊर्जा ज़्यादा किसकी होगी। तो देखो बहुत ही यानी कि दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब भी नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन में संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है। मतलब कि जितना इसका संवेग होगा उतना ही संवेग इन दोनों का होगा, m1v1 और इधर m2v2। दोनों का संवेग क्या हो जाएगा, इन दोनों के संवेग का योग इसके संवेग के बराबर होगा। अब देखो क्या है कि अगर मान लो एक जो हल्का द्रव्यमान का वस्तु है, हल्की द्रव्यमान की वस्तु है, उसका क्या है द्रव्यमान कम होता है तो उसका वेग ज़्यादा होगा संवेग को सही रखने के लिए, और भारी द्रव्यमान में द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसका वेग क्या होगा, कम होगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी हल्का तत्व होता है उसका संवेग और भारी तत्व का संवेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं वैसे तो, ठीक है। और बराबर करने के लिए संवेग को, जो हल्का तत्व होगा उसका द्रव्यमान कम है तो वेग क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। तो वही है, क्योंकि विखंडन के पश्चात दोनों नाभिकों के संवेग समान व दिशा विपरीत होगी। भी आपको मैंने यही बताया था कि अगर मान लो कोई नाभिक यहाँ पे रुका हुआ है, स्थिर नाभिक है, और ये वाला नाभिक क्या है, दो नाभिकों में टूटता है, तो ये दो नाभिक क्या होंगे, इन दोनों का संवेग भी जीरो होने के लिए क्या होगा, दोनों के विपरीत दिशा में ये गति करेंगे। और गति भी कैसे करेंगे कि जो हल्का होगा वो ज़्यादा तेज़ी से भागेगा और जो भारी होगा वो कम तेज़ी से भागेगा, तभी दोनों का संवेग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ है, क्योंकि भारी नाभिक का द्रव्यमान अधिक होगा अतः इसका वेग कम होगा, वह हल्के नाभिक का द्रव्यमान कम होने के कारण वेग अधिक होगा। अतः हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो हाफ mv² होती है। तो अब जिसका वेग ज़्यादा है उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो अब वेग ज़्यादा किसका है, हल्के का, तो हल्के नाभिक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। आज अगर आपको नहीं समझ आता तो आप ये देख लो, ये चीज़ देख लो, आपको एक थोड़ी सी कैलकुलेशन करके ही बता देता हूँ मैं भी। ये भारी नाभिक था, ये दो नाभिकों में टूटा यहाँ पे ऐसे करके, तो अब इसका संवेग 0 था, तो इसका संवेग मान लो जो भारी नाभिक है ना, भारी नाभिक का संवेग आ रहा आपके पास 20, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका -20 होगा, तभी दोनों के संवेग का योग कितना होगा, 0 होगा या नहीं। तो अब मान लो कि ये संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणा है, तो अब मान लिया कि जो ये वाला भारी नाभिक है इसका द्रव्यमान तो 10 किलो है और इसका द्रव्यमान 1 किलो है, तो अब इसका संवेग 20 होने के लिए वेग कितना होना चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, तभी दोनों का गुणा, द्रव्यमान और वेग का गुणा संवेग बनेगा, तो मतलब इसका 20 मीटर पर सेकंड वेग होगा। और इसका द्रव्यमान ही 10 और संवेग आपको 20 चाहिए, तो इसका वेग कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड होगा या नहीं होगा। तो मतलब जो भारी नाभिक है उसका संवेग कम होगा, वेग कम होगा, और हल्के नाभिक का वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मतलब जो हल्का नाभिक है उसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाफ mv² गतिज ऊर्जा होती है। फिर 15वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि एक नाभिक में न्यूक्लियनों को एक दूसरे से पृथक कर दिया जाए तो कुल द्रव्यमान बढ़ता है, तो यह द्रव्यमान कहाँ से आता है। तो ये बताओ भी आप कहाँ से आता है, सोचो भी। आपको क्या है कि एक नाभिक है आपको दिया हुआ, इस नाभिक को आपने क्या कर दिया, इस नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग निकाल दिए, ऐसे करके अलग अलग निकाल दिए। तो पहले तो ये नाभिक को तोड़ के देखा और फिर इन सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ के देखा, तो इन दोनों के द्रव्यमान में फ़र्क आ रहा है, इनका द्रव्यमान ज़्यादा आ रहा है और इनका द्रव्यमान क्या आ रहा है, कम आ रहा है। मतलब इनके द्रव्यमान में डेल्टा m का अंतर आ रहा है, द्रव्यमान क्षति जिसको अपने कहा था। तो ये किस कारण आता है, किस कारण आता है, यह द्रव्यमान नाभिक की बंधन ऊर्जा से आता है, जो इसका आंसर है। बंधन ऊर्जा के कारण ये द्रव्यमान होता है भी। मतलब जब ये, अब वो आपको उल्टी प्रोसेस दे दी। वास्तव में क्या होता है कि जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, इनका कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में चेंज हो जाता है। तो मतलब जो अपना उत्पाद है इसका द्रव्यमान अब कम हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, क्रियाकारकों की तुलना में या इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की तुलना में। तो अब उल्टा कर दिया कि इसको तोड़ के जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाले तो ये कहता द्रव्यमान बढ़ गया, तो ये द्रव्यमान कहाँ से आया, इसकी जो बंधन ऊर्जा थी वो भी अब किस में चेंज होगी, द्रव्यमान में चेंज हो जाएगी। समझ आया।
तो बंधन ऊर्जा से आता है। तो देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझ के चलना पड़ेगा, आप इसमें रट्टा नहीं मार सकते। आपको क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकता है घुमा फिरा के, आपका टॉपिक हर एक क्लियर होना चाहिए, तब आप आंसर दे सकते हो। कभी भी रट्टा नहीं लगा सकते, इस चीज़ का गारंटी देता हूँ। फिजिक्स में जो रट्टा लगाता है वो कामयाब नहीं होता। अब नेक्स्ट क्या है कि ये लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। तो लघुत्रात्मक क्वेश्चन में मैं भैया आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी बुक में डायरेक्टली नहीं दिए हुए। जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी नोट से कर चुके हो जिन क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो तो आपने लिख ही चुके हो ऑलरेडी। तो देखो क्या है कि पहला क्वेश्चन है जो कि हाइड्रोजन के अणु में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, कि आप H2 लिखते हो, H2 लिखते हो तो H और H होता है, तो दो H हाइड्रोजन होता क्या है वास्तव में 1H1, मतलब इसमें एक तो प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन इसमें ज़ीरो होता है। तभी क्या है ऊपर एक ही लिखा, तो ये एक प्रोटॉन के कारण, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के एक परमाणु में। तो एक अणु में क्या होते हैं, 2 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के H2 होता है। तो अब एक अणु में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो अणु के व्यवहार की विवेचना में इन प्रोटॉनों के मध्य नाभिकीय बल की सदैव उपेक्षा की जाती है, क्यों? तो देखो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन नहीं है ये, तो आपसे पूछा क्या हुआ है। कई बच्चों को तो यही समझ नहीं आएगा भी क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि जब भी अपने हाइड्रोजन के अणु के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या है कि ओनली विद्युत बल की बात करते हैं, कभी भी नाभिकीय बल की बात नहीं करते। तो नाभिकीय बल की उपेक्षा मतलब उसको छोड़ क्यों देते हैं, नाभिकीय बल को, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? ठीक है। तो अब होता क्या है कि क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में केवल 2 ही प्रोटॉन होते हैं, और इसमें न्यूट्रॉन क्या है, 0 होते हैं, कि 2 प्रोटॉन यहाँ पे अणु में लिखना, अणु में आएगा यहाँ पे। अणु के कारण कितने हो गए, 2 प्रोटॉन हो गए, मतलब एक नाभिक में तो एक ही प्रोटॉन हो गया, और एक अणु में 2 नाभिक हो गया हाइड्रोजन के, तो दोनों में एक एक प्रोटॉन, तो कितना हो जाएगा, एक प्रोटॉन इसके पास और एक प्रोटॉन इसके पास है। ठीक है ना, तो एक एक प्रोटॉन हो गया। अब ये जो दोनों प्रोटॉन है, देखो एक ही नाभिक में अगर 2 प्रोटॉन हो फिर तो क्या होता है, उनके बीच नाभिकीय बल बहुत ही यानी जबरदस्त नाभिकीय बल लगता है। अब 2 अलग अलग नाभिकों में ये प्रोटॉन हो गए, तो अपने को पता है कि जो परमाणु का आकार होता है वो परमाणु का आकार 10⁻⁻10 त्रिज्या होती है मिनिमम, जो हाइड्रोजन के लिए होती है 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम। लेकिन जो आपको पता है कि नाभिकीय बल होता है वो 10⁻⁻15 मीटर तक ही प्रभावी होता है। तो अब मिनिमम ये एक दूसरे से 10⁻⁻10 मीटर दूर रहेंगे ही, लेकिन होने कितने चाहिए थे, 10⁻⁻15, मतलब इससे और ज़्यादा नज़दीक होने चाहिए थे। तो इतनी दूरी पर प्रोटॉनों के बीच, इन 2 नाभिकों के प्रोटॉनों के बीच जो बल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, नगण्य होगा, बिल्कुल ही लगेगा नहीं। तो अणु में क्या होता है कि दोनों जो हाइड्रोजन नाभिक एक दूसरे से दूर होते हैं, मतलब कि जो नाभिकीय बल की प्रास होगी ना, 10⁻⁻15 मीटर प्रास कह देते हैं, उस प्रास में ये नहीं उपस्थित होते। बस ये आंसर आ जाएगा इसका। तो क्या है कि क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में केवल 2 ही प्रोटॉन होते हैं, वे न्यूट्रॉन नहीं होते। इन दोनों प्रोटॉनों के मध्य दूरी नाभिकीय बलों की प्रास 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होती है। मतलब अभी मैंने आपको बताया ना 10⁻⁻10 मीटर के करीब होती है इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये बहुत ही अधिक दूरी है। अतः इनमें नाभिकीय बल का मान बहुत ही कम या नगण्य होता है, इस कारण नाभिकीय बल की सदैव उपेक्षा की जाती है। अणु में उपेक्षा की जाती है, परमाणु में नहीं होगी। समझ आया? परमाणु में कभी नहीं होगी, क्योंकि परमाणु में तो अंदर ही एक ही नाभिक के अंदर होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन अणु आ गया तो 2 अलग अलग नाभिक आ जाएंगे इसमें। अब नेक्स्ट सेकंड है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी यह दावा करता है कि हाइड्रोजन का एक भारी रूप या समस्थानिक अल्फा कण क्षय कर विघटित होता है। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे भाई? क्या ये विद्यार्थी कहता है, कोई स्टूडेंट कहता है भाई हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक है, ड्यूटीरियम हो सकता है, ट्राइटियम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो अल्फा कण निकाल के क्या कर देता है, विघटित हो जाता है। तो आप सोचने वाली बात ये है कि हाइड्रोजन एक हल्का तत्व है, हल्का नाभिक है, और हल्के नाभिक टूटते थोड़ा हैं, हल्के नाभिक तो क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो पहली बात तो ये विघटित नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, अगर होता भी है ऐसे कि हाइड्रोजन से अल्फा कण बनता है तो वो संलयन से बन सकता है, विखंडन से कभी नहीं बन सकता, विघटन से कभी नहीं बन सकता। तो 2 हाइड्रोजन के समस्थानिक मिलके अल्फा कण का निर्माण जरूर कर सकते हैं, ये कोई इसमें गलत राय नहीं है भी नहीं हो सकता ऐसा भी, अल्फा कण निकल ही नहीं सकता, लेकिन अल्फा कण संलयन से निकलेगा, विखंडन से कभी नहीं निकलेगा हाइड्रोजन के। तो क्योंकि हाइड्रोजन एक हल्का नाभिक है, वह हल्के नाभिकों में विघटन न होकर संलयन होता है, अतः
अतः हाइड्रोजन के समस्थानिक संलित होकर अल्फा कण का निर्माण कर सकते हैं। और ट्राइटियम में ये अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया आपको मैंने दिखा दी भी, वास्तव में ऐसी होती है कि 2 ट्राइटियम के परमाणु मिलके और एक अपने को अल्फा कण, ये 2He4 अल्फा कण है, 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं और इसमें ऊर्जा निकलती है इस अभिक्रिया में। ये अभिक्रिया होती है इसमें जो आपको ऊपर दिया हुआ है। तो वास्तव में आप आंसर यही लिखोगे कि वास्तव में इसमें विघटन ना होकर संलयन होता है। ठीक है ना, संलयन से अपने को अल्फा कण मिलता है। फिर दूसरे के बाद देखो डायरेक्ट 9th क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, क्योंकि बीच वाले क्वेश्चन आपने सारे पढ़े हुए हैं। आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, कईयों के वहम होता है स्टूडेंट्स के, दूसरे से आपने सीधा 9वें पर जा रहे हैं। तीसरा देखो, परमाणु द्रव्यमान मात्रा को परिभाषित करो। पढ़ा हुआ आपने यू की परिभाषा AMU की कि C12 के एक परमाणु के 1/12वां भाग क्या होता है, वो उसका परमाणु द्रव्यमान मात्रा। फिर द्रव्यमान क्षति पड़ी हुई है डेल्टा M। फिर रेडियो एक्टिवता आपने पढ़ी हुई है, परिभाषा इसकी रदरफोर्ड सोडी का नियम पढ़ा हुआ है। अर्ध आयु और माध्य आयु की परिभाषा और इसमें संबंध पढ़ा हुआ है आपने। फिर अल्फा क्षय पढ़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट बीटा किरण यानी 9th क्वेश्चन आ गया। तो इतने क्वेश्चन आपने 3 से लेके और 8 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, आपके नोट्स में मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो देखो अब इनको करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा मत लिखना इनको चाहे, ठीक है ना। लघुत्रात्मक में आप नोट्स में वही क्वेश्चन लिख लेना जो मैं आपको अब करवा रहा हूँ, ये मेरे नोट्स में है जो, बस यही लिखने हैं आपको। तो देखो क्या है, बीटा किरण स्पेक्ट्रम एक सतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम है। इससे क्या तात्पर्य है, तो सतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम क्या होता है भी, उसमें ऊर्जा का हर एक मान संभव होता है। मान लो इस यहाँ एक ऊर्जा बना रहा हूँ मैं, ये एनर्जी है एक अक्ष पे, बीटा कण है, कोई बीटा कण क्या करता है, सॉरी कोई तत्व है वो बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। तो इसमें जो बीटा कणों की ऊर्जा होगी वो हर एक मान की होगी, मतलब इस मान की ऊर्जा भी होगी, इस मान के बीटा कण भी होंगे, इस मान के हर एक वैल्यू होगी इसमें, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि बीटा किरणों का स्पेक्ट्रम सतत होता है, अर्थात इसमें सभी संभव ऊर्जा के बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। बीटा कणों के स्पेक्ट्रम में अधिकतम ऊर्जा को अंतः बिंदु ऊर्जा कह देते हैं, मतलब वो बीटा कण जिसकी ऊर्जा अधिकतम होगी उसको अंतः बिंदु ऊर्जा कह देंगे। अब नेक्स्ट देखो 10वां क्वेश्चन है इसमें। 10वें क्वेश्चन में क्या है कि न्यूट्रिनो परिकल्पना बीटा क्षय की प्रक्रिया में कौन से संरक्षण नियमों की व्याख्या में सहायक होता है। यानी कि न्यूट्रिनो जो परिकल्पना है उससे अपने को कौन कौन से संरक्षण नियमों की व्याख्या मिलती है, किसके कारण अपने क्या करते हैं न्यूट्रिनो परिकल्पना है वो अस्तित्व में आई थी। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण के नियम थे या ऊर्जा संरक्षण के नियम थे। अब नेक्स्ट क्या है, 14वां क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या आशय है, कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान आपने पढ़ा था, वो क्या होता है क्रांतिक द्रव्यमान। तो देखो क्या होता है कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडनीय पदार्थ का वह अधिकतम द्रव्यमान जिससे अधिक द्रव्यमान होने पर ही विखंडन संभव हो पाता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। और इससे कम द्रव्यमान होने पर विखंडनीय पदार्थ को न्यूट्रॉन छोड़कर पलायन कर जाते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर तो द्रव्यमान आपका कम है, साइज भी कम होगा, तो इसमें जो विखंडन में अपने को न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे वो न्यूट्रॉन इसको छोड़ के बाहर चले जाएंगे। तो अपने विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान और आकार इतना होना चाहिए भी इसमें से जो न्यूट्रॉन है वो इसके अंदर ही रहें और इसके अंदर रह के विखंडन करें, तभी क्या होगा जो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया है वो आगे चलती रहेगी। तो क्रांतिक द्रव्यमान वो द्रव्यमान होता है जिससे अधिक द्रव्यमान होने पर ही जो अपनी विखंडन अभिक्रिया वो चलती है। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है 15वां क्वेश्चन कि नाभिकीय विखंडन में भारी जल एक उपयुक्त मंदक है, क्यों, कारण बताइए इसका। तो देखो क्या है, कारण क्या है इसका, विखंडन भारी जल जो है उपयुक्त मंदक क्यों है। भारी जल उपयुक्त मंदक है क्योंकि भारी जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। और हमारे समुद्रों में भारी जल के अथाह भंडार है, क्योंकि जो हमारे महासागर है ना वहाँ पे जो H2O होता है उसके साथ D2O भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। होता जल की तरह ही है ये भारी जल, लेकिन इसका थोड़ा सा घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो भारी जल आसानी से मिल जाता है, अपने समुद्र से इसको निकाल के अलग कर सकते हैं। दूसरा, भारी जल अन्य मंदकों की तुलना में सस्ता होता है। तो आप देखो आसानी से मिलने वाली चीज़ सस्ती तो होती है, वो तो पता ही है अपने को। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि भारी जल अन्य मंदकों की तुलना में न्यूट्रॉनों का शीघ्रता से अवशोषण करता है। भारी जल जो होता है ना वो क्या करता है, अन्य जो मंदक होते हैं उनकी तुलना में न्यूट्रॉनों का अवशोषण बहुत ही तेज़ी से कर लेता है, आराम से कर लेता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन लघुत्रात्मक तक। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, तब ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट अपना बिल्कुल। और फिर अपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक न्यू एनर्जी के साथ और एक न्यू उत्साह के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।